हेलो दोस्तों। तो हाजिर हैं हम करंट अफेयर की कुछ नई योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर आपके सामने, ताकि जो अभी 15 माह से पटवारी के पेपर और उसके बाद से फॉरेस्ट और जेल पे जो भी पेपर होने वाले हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट पिछले 3 महीने में जो भी इम्पोर्टेंट पेपर में आ सकने वाली योजनाएं लग रही थी मध्य प्रदेश सरकार की, वो सारी मध्य प्रदेश से संबंधित और केंद्र सरकार की जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है वो सारी योजनाएं अपने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। भोपाल में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का हुआ रंगारंग आगाज। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, जिनका हर साल आयोजन होता है, सन 2018 से लगातार आयोजन होता आ रहा है। कब से हो रहा है? सन 2018 से लगातार आयोजन होता आ रहा है और ये 2 श्रेणियों में आयोजित होता है। स्कूल 11वीं 12वीं के स्कूल के बच्चे और कॉलेज के अंडर 21, ठीक है ना, अंडर 21 कॉलेज के बच्चों के लिए। अभी ये मध्य प्रदेश में 8 शहरों में, कहाँ पे? 8 शहरों में आयोजित किया जाना है ये। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट, खरगोन, ठीक है ना। लेकिन इसके साइकिलिंग वाला जो गेम है उसका आयोजन दिल्ली के वेलोड्रोम स्टेडियम में होगा। और बस यही इनमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। इसका हाँ, इसका शुभंकर जो है ना, आशा द चीता है। क्या है? आशा द चीता है जिसका नाम आशा। तो ये हो गया शुभंकर। और इसका एंथम जो था, जो एंथम सॉन्ग था इसका, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। क्या था? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। तो ऐसे आपको याद रखना है ये। इनमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हो गई। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो एंथम हो गया, और शुभंकर आशा द चीता, ठीक है। और यदि इसमें से पूछा जाता है कि चैंपियन कौन रहा, तो इसमें से रहा ये महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र चैंपियन रहा और हरियाणा रहा दूसरे स्थान पर। इनमें से कुछ भी, सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसकी कवर कर दी गई हैं। कुछ भी आता है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कौन सा सीजन था ये? 5वां, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। कौन सा था? 5वां खेलो इंडिया। और हुआ था कहाँ? भोपाल में, ठीक, भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में, ठीक है ना। और ये जनवरी से फरवरी के बीच में वार्षिक आयोजन। बस इतना हो गया। इतने में लगभग ये गेम्स से संबंधित जो भी चीज़ें आएंगी वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 7 दिवसीय 49वें खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ। खजुराहो में नृत्य समारोह हर वर्ष होता चला आ रहा है, ये सबको पता है। एमपी के जीके में सब पढ़ते आ रहे हैं। खजुराहो नृत्य समारोह 1975 से चलता आ रहा है, सभी कोई जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा? 49वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया, ठीक है। और ये कौन आयोजन करता है? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी, ठीक है ना। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी। अच्छा, उस्ताद अलाउद्दीन खां जो कहाँ से संबंधित है ये आपको पता ही होगा, मैहर से संबंधित है ये, ठीक है। तो यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है एमपी के जीके से संबंधित, तो ये आप वहाँ पे देख लेंगे एमपी जीके में ही। तो कौन आयोजन करता है इसका? उस्ताद अलाउद्दीन खां, ठीक है। और ये बहुत ही बेहतरीन आयोजन होता है खजुराहो में। बहुत बेहतरीन कलाकार आते हैं और अधिकतर क्लासिकल फॉर्म्स जो डांस के हैं, सिंगिंग के हैं, वो उन पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, तो इनमें क्लासिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें बहुत शानदार आयोजन होता है। एक और चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट जुड़ी हुई है, ये सांस्कृतिक गांव आदिवर्त। आदिवर्त याद रखें। इससे क्वेश्चन यदि आता है कहीं पे भी, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आदिवर्त, तो खजुराहो में सांस्कृतिक आदिवर्त गांव का मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे खजुराहो में ही क्या हुआ था, अभी G20 कल्चरल समिट भी हुई थी, ठीक है। जो वो देखा होगा आपने, जब वो मेहमान आए हुए थे तो उनका राई के द्वारा स्वागत किया गया था। राई डांस नाच के और माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया था। और खजुराहो को एक रानी की तरह सजा दिया गया था, पूरा खजुराहो बेहतरीन एकदम। तो ये इस साल खजुराहो बहुत ही हाईलाइटेड रहा है, इसलिए आप ध्यान दें, खजुराहो से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। तो ये गांव आदिवर्त हो गया।
और एक वो G20 का जो कल्चरल समिट है उसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और बाकी आप जानते हैं खजुराहो से जो लोकल क्वेश्चन पहले से बनते आए हैं खजुराहो संबंधित, वो मंदिर के हैं ही हैं। तो मंदिर वहाँ के कौन सी शैली के हैं, उनके दक्षिण समूह पश्चिम समूह में कौन कौन से मंदिर हैं, ये सब चीज़ें, ये क्वेश्चन वहाँ के बनते आए हैं। मतलब अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, उनको पूछा ही जाता है, किसी न किसी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया खजुराहो से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो इसमें कर दी गई है अपन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हलमा की परंपरा, क्या हलमा, अब ये एक सामाजिक भाईचारे की बेहतरीन सी परंपरा है, मतलब सामाजिक भाईचारे का जीता जागता उदाहरण है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की हाथीपाव पहाड़ी पर हलमा उत्सव और विकास यात्रा पर क्या मुख्यमंत्री जी द्वारा इस परंपरा को विस्तारित किया गया है, जो भी है। तो कुल मिला के इनको प्रमोट किया गया इस परंपरा को, क्योंकि ये बहुत ही शानदार परंपरा है। जिस तरह से अब सामाजिक दुर्भावनाएं बढ़ती जा रही हैं और देख ही रहे हैं कि कहाँ समाज में जिस प्रकार से दुष्प्रभाव चल रहे हैं, दुष्प्रचार चल रहे हैं, तो आपसी भाईचारे का काफ़ी स्तर नीचे आता जा रहा है। तो उस समय पे ये परंपरा बहुत ही शानदार है। यदि इसको प्रमोट किया जाता है, कौन सी हलमा परंपरा, यदि इसको प्रमोट किया जाता है और ये हर जगह यदि विस्तारित होती है, तो इसमें बहुत ही एक अच्छा समाज का स्वरूप सामने आएगा। इस तरीके से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इसको परंपरा को प्रमोट किया गया है। अब ये हलमा परंपरा जो है किसमें, अपने ये भील समाज में जो भाई लोग हैं उनके द्वारा ये परंपरा चलाई जाती है। इसमें क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति अपने परिवार में अपने परिवार के संपूर्ण संकटों से घिरा हुआ होता है, उसके पास आर्थिक स्थितियां कमजोर होती हैं, किसी भी प्रकार का कोई संकट होता है, तो पूरा का पूरा समाज, ठीक है ना, पूरा का पूरा समाज उसके सामने आता है और साथ में मिलकर उनको उस संकट से उबारता है। ठीक, ये कितनी शानदार सी बात होती है कि जब कोई अपने समाज के, जाति के या अपने क्षेत्र के भाई लोग अपने को किसी किसी असहाय को या कुछ संकटों से घिरे व्यक्ति की मदद करते हैं, तो इस परंपरा को वाकई में प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि ये सभी लोग अपनाएं, क्योंकि ज़रूरत तो सभी की है। ठीक है, तो ये है हलमा परंपरा। कहाँ पे, हाथीपाव पहाड़ी, ये भी देखना आप, झाबुआ जिले के हाथीपाव पहाड़ी पर हलमा उत्सव और विकास यात्रा का समापन हुआ। ठीक है, और डेट तो आजकल कुछ ज़रूरी रह नहीं गया, तो 26 फरवरी 2023 हुई है। इस अपडेट में का क्वेश्चन कम हो गए हैं पूछना, तो डेट आप रखना हो तो रख सकते हैं, बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रह नहीं गया क्योंकि डेट से क्वेश्चन आने अब काफ़ी कम हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 53 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला है रीवा से कट के मऊगंज बनने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है, तो ये इसका 53वां जिला बनेगा। और इसमें कौन कौन सी 4 तहसीलें होंगी, कौन सी 4 तहसीलें, मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देवतालाब। ठीक है, और इसके अलावा ये लगभग ये 4 जिलों, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली, 4 जिलों को ये टच करेगा। देखिए यहाँ पे ये सिंगरौली को टच कर रहा है, ये यहाँ पे सिंगरौली को टच कर रहा है, सीधी ये है, ये, ठीक है, और ये हो गया सतना, और रीवा का यहाँ से कटाई हुआ है। तो हनुमना, मऊगंज, नईगढ़ी, और ये इस तरह का ऐसा 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 और ये ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से ये जिला बनेगा। क्या क्या टच कर रहा है, सीधी, सिंगरौली, रीवा। ठीक है, तो अब इसमें बताया भी गया है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा कर दी गई है कि 15 अगस्त 2023 को इसके मुख्यालय पे तिरंगा फहराया जाएगा। मतलब उस वो प्रभाव में आ जाएगा ये जो 53वां जिला है अपना, वहाँ पे सारी प्रशासनिक और
सारे अमले अलग कर दिए जाएंगे, वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना क्या है? मुख्यमंत्री लाडली बहना, इसकी घोषणा की गई है बजट में। किसमें? बजट में। इसके जो मध्य प्रदेश का बजट आया उसमें इसका बजट भी दिया गया है कि कितना है, कितना देना है ना, उसकी भी घोषणा कर दी गई है। और इसके संबंध में आपको याद ये रखना है कि 23 से 60 वर्ष की विवाहित, परित्यक्ता, विधवा महिलाएं जो भी होंगी वो इसकी पात्र होंगी। ठीक है, और पात्रता में कई श्रेणियां और जोड़ी गई हैं कि जैसे कि वो शासकीय कर्मचारी ना हो और उनके घर से 5 एकड़ से कम जमीन हो। ठीक है, ये और टैक्स पेई ना हो, मतलब आयकर दाता ना हो उनमें से कोई, और किसी भी शासकीय कर्मी या फिर संविदा कर्मी जो कि मासिक भोगी हों उनको भी श्रेणीगत बाहर ही रखा गया है, अपात्रता की सूची में आ रहे हैं। इनको प्रति माह 1,000 रुपये, कितना? 1,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, और इस योजना में करीब 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान माना जा रहा है। तो मतलब ये बहुत बड़ी, देखिए महिलाएं कितनी, मध्य प्रदेश में महिलाएं जितनी, और फिर उसके बाद में हर महिला को 1,000 रुपये, तो बजट बहुत हो जाता है, बहुत खर्च होगा सरकार का बजट। तो 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाना है और उनके व्यक्तिगत खाता में भेजा जाएगा। जो कि खैर ये चीज़ें अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ भेजा जाएगा, क्या होगा, कैसे भेजा जाएगा। मुख्य बात यह है कि 23 से 60 वर्ष की महिलाएं होंगी और महिलाएं विवाहित होनी चाहिए। ठीक है, 1,000 रुपये प्रति माह आएगा और शायद लगभग 10 महीने की 10 तारीख को ये अकाउंट में भेज दिया जाना है। तो ये डेट को भी कोई ऐसा अपने से लेना देना नहीं है, मैन है 23 से 60 वर्ष की और 1,000 रुपये। ठीक है ना, चलिए ये यहाँ से कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हाँ, ये और ध्यान रखना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसका सर्वसर्वा होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब जो दमोह नरसिंहपुर में दुर्गावती वो था, वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जो कि वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 1996 में घोषित की गई थी। कब? 1996 में घोषित की गई थी। उसको दुर्गावती टाइगर रिजर्व घोषित किया जाना है ना, और ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश को एक नया टाइगर रिजर्व मिल रहा है। तो ये कितने हो गए? 7 हो रहे हैं, इसको मिला के यहाँ तक 7, लगभग 7 हो रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पन्ना में जो केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है, तो वो पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत सारा एरिया खराब हो जाएगा उससे, मतलब बहुत सारा एरिया वो एनक्रोच कर डालेगा ये पन्ना केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसके कारण यहाँ से पन्ना टाइगर रिजर्व से बहुत सारे जो टाइगर होंगे उनको निर्वासित कहाँ किया जाना है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व में। इसलिए ये उनके लिए एक नया घर साबित होगा। ठीक है, ये उनका नया घर होगा। पन्ना टाइगर रिजर्व से जो निर्वासित टाइगर जाएंगे वो यहाँ दुर्गावती, इसलिए वो दुर्गावती टाइगर रिजर्व में जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया था वहाँ पे करना, क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना का बहुत समय से चल रहा है कि इसको प्रभाव में लाना है और ये बहुत सारे एरिया लेके जा रही है पन्ना टाइगर रिजर्व के। इसी कारण ये पर्यावरण मंत्रालय की ग्रीन सिग्नल न मिलने के कारण ये परियोजना अभी तक लटकी हुई थी। अब जैसे तैसे दोनों विभागों में समझौता हुआ, तो वो समझौते के रूप में ये है कि अब नया टाइगर रिजर्व बनेगा और वहाँ के टाइगर उधर भेजेंगे। अच्छा, ये जो 3 जिलों में लगभग जा रहा है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, नरसिंहपुर, दमोह, सागर। ठीक है, और बाकी जुड़ा तो यहाँ से भी रहेगा पन्ना टाइगर रिजर्व से भी, तो ये भी मान सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि भविष्य में इनको कॉरिडोर बना दिया जाएगा, यहाँ से वहाँ तक है कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो फिर वही है जैसे कि बांधवगढ़ कान्हा किसली उधर बनाया गया, तो इसी तरह ये टाइगर इधर भी कॉरिडोर बना दिया जाएगा। तो
उनके लिए काफ़ी आसानी रहेगी फिर भ्रमण के लिए टाइगर्स की। ठीक है, तो ये हो गया मध्य प्रदेश का एक नया टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब नई स्लाइड्स पे चलते हैं अपन। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में हुआ। कहाँ पे हुआ? इंदौर में हुआ। मध्य प्रदेश का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। ठीक है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और इसमें क्या हुआ है, पहली बार डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो प्रवासी भारतीयों को बहुत सारा योगदान है, ऐसा नहीं है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी। तो इस तरह से ये इसकी थीम थी। और इंदौर में, अब आप याद ये रखना है अपने को कि इंदौर में आयोजन हुआ है और 17वां था बस। ठीक है, इसके अलावा और इतनी ही न्यूज़ यहाँ से बनती है। ठीक है, अब नया न्यूज़ में देखते हैं अपन मध्य प्रदेश का बजट। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं बहुत, क्योंकि अभी आया है। तो अपन देखते हैं इसको क्या है, क्या क्या घोषणा हुई है इसमें। बहुत सेलेक्टेड चीज़ें लेके आए हैं अपन, ताकि अपन कंफ्यूज ना हो। घोषणाएं तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन अपने को जो पेपर में आ सकने वाली चीज़ें हैं उतनी ही कवर करनी है, वरना बजट पढ़ने में आएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी कि याद ही नहीं होंगी, भूलते ही जाएंगे। इसलिए अपने को देखना वही है इम्पोर्टेंट, जो कि अपने को पेपर ओरिएंटेड हो। ठीक है, और ज़्यादा कहीं फंसना नहीं है। तो वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, पहली बार कैसा ई बजट पेश किया गया है मध्य प्रदेश में, पहली बार ई बजट पेश किया गया है। ठीक है, ई बजट मतलब कि पेपरलेस बजट। ठीक है, अब ये पेपरलेस का चलन बढ़ गया है। ऐसे ही वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि देश में केंद्र का जो बजट पेश किया गया था, तो उसमें भी अब एक नया चलन प्रस्तुत हुआ है। उसमें कपड़े में बांध के ले गई थी इस बार वित्त मंत्री जी, लाल कलर का कपड़ा अपने ट्रेडिशनल पुराने रूप में। अब वो सूटकेस नहीं ले गई, तो बजट में प्रयोग चलते रहते हैं। तो ये पहली बार ई बजट प्रस्तुत किया गया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, बजट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अपन को देखने में आई वो ये थी कि जो 12वीं में वुमेन एम्पावरमेंट तो चल ही रहा है, खैर तो क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट में ही योजनाएं डिपेंड हैं। तो देखिए ये है कि 12वीं में जो अच्छी नंबरों से बच्चियां पास होंगी तो उनको ई स्कूटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौशल योजना, ये याद रखिए आप, यदि वो पूछ देते हैं कि मुख्यमंत्री कौशल योजना किससे संबंधित है, तो इसको आपको याद रखना घुमंतु जाति के लिए है। ठीक है, घुमंतु जाति के विकास के लिए मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू की गई है। और खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पास हुआ है कहाँ पे, ये नया है। ठीक है, कुछ नई चीज़ें हैं, जो बाकी तो सब खुलते ही रहते हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब कंटिन्यू पास होते ही रहते हैं, कभी इस ज़िले में कभी उस ज़िले में, ये चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ से कुछ बनने के साथ ये खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कुछ नया है, और ये कहाँ पे आ रहा है, सिंगरौली में, इसलिए आप इसको याद रखें। ठीक है, पशु प्रदाय योजना, तो पशु प्रदाय योजना ऐसा है कि इसमें इसके अंतर्गत कुछ बजट भी दिया गया है। पशु प्रदाय मतलब कि जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, पशुपालन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अच्छी किस्म के पशु दिए जाएंगे, ताकि वो अपनी जीविका उपार्जन अच्छे से कर सकें। और ये ग्लोबल स्किल पार्क जो है कहाँ, भोपाल में बनेगा। इसका नाम रहेगा संत शिरोमणि रविदास। ठीक है, ग्लोबल स्किल, ये थी बजट की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा कुछ खास बजट में ऐसी नहीं समझ में आई कि जो पेपर में पूछा जा सकता है। बाकी तो बजट में ये कि इतने हज़ार करोड़, इतने करोड़, ये सब इन चीज़ों के लिए दिए जा रहे हैं, इससे कोई अपना लेना देना है नहीं। तो जो कुछ नाम वाली चीज़ें थी जिनसे क्वेश्चन बन सकते थे वो ये हैं बस, इसके अलावा और इम्पोर्टेंट नहीं समझ में आया। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, ये तो पता ही, गांधी सागर कहाँ पे है, मंदसौर में। ठीक है, और किसके द्वारा, पता ही है,
फेस्टिवल है तो पर्यटन और एवं संस्कृति टूरिज्म बोर्ड के प्रमुख सचिव, ठीक है, इनके द्वारा मंदसौर जिले में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक, तो ये एक छोटी सी न्यूज है, इसको आप ध्यान रखें कि मंदसौर जिले में है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। कहाँ पे? मंदसौर जिले में। नेक्स्ट में चलते हैं, पद्म पुरस्कार के लिए चयनित 4 विभूतियां। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार मध्य प्रदेश के 4 लोगों को प्रदान किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, श्रीमती जोधैया बाई, ये श्रीमती जोधैया बाई। ठीक, जोधैया बाई किससे संबंधित है? बेगा जनजाति से और उमरिया से। ये याद रखें, MPPSC में तो क्वेश्चन पिछली बार 2 पूछे गए थे ऐसे पद्म पुरस्कार से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे और जनजातीय कलाकार ही थे, तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, महिला हूँ तो महिला, देखिए वुमन एम्पावरमेंट तो चल ही रहा है, तो यदि कोई महिला सशक्तिकरण में आगे होके महिला आ रही है तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं, तो ये चीज़ें तो आप भूलें ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अब इनने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है इस चीज़ को, तो ये आप याद रखें जोधैया बाई को। ठीक है ना, उमरिया की हैं पहली बात, दूसरी बात बेगा जनजाति से हैं, ठीक है ना, और जनजातीय कलाकार हैं। ठीक है, क्या है? कलाकार। ये चीज़ें आप याद रखें। ठीक है, दूसरा व्यक्तित्व क्या है, कौन सा है? श्री डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर। ये किस में है? चिकित्सा के क्षेत्र से हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में मानव कल्याण की दिशा में कहाँ के हैं ये? जबलपुर के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर। ठीक है ना, कहाँ से हैं ये? जबलपुर के हैं, शिक्षा के क्षेत्र में है, डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो गए, डॉक्टर हैं, शिक्षक हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं, रमेश परमार, झाबुआ के कलाकार रमेश परमार। ठीक है ना, ये है झाबुआ के श्री रमेश परमार एवं शांति परमार। ठीक है ना, शांति परमार को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है। कहाँ के हैं ये? झाबुआ के हैं। ठीक है, और कला के क्षेत्र में ही इनको मिला है संयुक्त रूप से रमेश परमार और शांति परमार। ठीक है ना, तो ये हो गई पद्मश्री पुरस्कार से संबंधित जो भी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये हो गई सारी अपनी स्लाइड्स जो कि मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी करंट के लिए। तो अब आशा करते हैं आपकी तैयारी तो हो गई। 15 मार्च वाले जिनका पेपर 15 मार्च को पटवारी का पेपर होने वाला है, वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने आप को कंपोज रखें, और अब पुराने मॉक टेस्ट या टेस्ट कुछ भी है उनको छोड़ दें, बिल्कुल भी छोड़ दें, उनको देखना नहीं है। और मोबाइल में भी वीडियो देखना, मतलब ऐसा नहीं कि आप टेस्ट के वीडियो देखें, कुछ भी ऐसा है कि आपको जो हल्का फुल्का करंट या कुछ ऐसा मिल रहा है वो देखें, और अपना बेसिक रिवीजन करें जितना ज़्यादा हो सके। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या कुछ भी बनाया है उनको देखें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कंपोज रहें और ज़्यादा घबराएं नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने तैयारी की है, आप उसको कर लेंगे। और पेपर में ज़रूर ध्यान रखें कि पेपर क्लासरूम में आपको बहुत ही कंपोज्ड होके कंपोज्ड माइंडसेट से आपको पेपर सॉल्व करना है। और ध्यान रखें, बस इतना ही है कि आप केवल इतना ध्यान रखें कि घबराएं नहीं, बस, और पेपर आपका अच्छा होगा। चलिए, इसी शुभकामना के साथ में फिर भी कोई नया वीडियो लेके आते हैं। धन्यवाद।